सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और पहला प्रश्न निधन से है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्या है, अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा 1987 में। तो कल यानी कि 26 दिसंबर 2024 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अभी 92 वर्ष की उम्र में 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका जन्म भी 26 तारीख को ही हुआ था। महीना था सितंबर का और साल था 1932। कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में आता है। वे 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। सन 2004 से 2009 तक वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे और लगातार दूसरा कार्यकाल भी उन्हीं का था 2009 से 2014 तक। वैसे वो आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं, आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर के रूप में, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी वो रहे थे। वित्त मंत्री के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। और अभी हमने पढ़ा प्रश्न में कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण भी उनको मिल चुका है 1987 में। अच्छा, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना चेंजिंग इंडिया इनकी ऑटोबायोग्राफी है, या इनकी वो बुक है जिसमें इनके बारे में बताया गया है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के अभी निधन हुए थे, थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बताऊं। जैसे अभी हमने पढ़ा श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता थे, निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, निधन हो गया। तुलसी गौड़ा पर्यावरणविद थे, निधन हो गया। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, निधन हो गया। उसके अलावा पी वेणुगोपाल भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति थे, निधन हो गया। कनक राजू तेलंगाना के गुसाड़ी लोक नर्तक थे, वे राजकोंड जनजाति से थे, निधन हो गया। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका थे, निधन हो गया। विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। के.एस. पुट्टस्वामी निजता के अधिकार मामले में पूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, इनका भी निधन हो गया। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने अभी अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है चॉन्क ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी? तो आंसर होगा अभिजीत बनर्जी ने। तो भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता है अभिजीत बनर्जी, और अभी इन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च की है, उसका नाम है चॉन्क ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो ये जो बुक है ये भारतीय भोजन कला के ऊपर लिखी गई है। इस बुक में उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय पकवान भारत के समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र को जोड़ते हैं। बाकी अभिजीत बनर्जी की बात करें तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। उन्हें 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। और अभी कुछ समय पहले इनकी एक बुक और आई थी जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। तो बुक का नाम और लेखक का नाम दोनों याद रखना। अभी 2024 की कुछ और इम्पोर्टेंट बुकें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो आपको याद होगा दीपा मलिक, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है ब्रिंग इट ऑन नाम से। दिनेश कुमार शाहरा, इन्होंने लिखी दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नाम से बुक। अमिताभ कुमार माय बिलव्ड लाइफ। सुब्रमण्यम जयशंकर वाई भारत मैटर्स। और ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, इसको लिखा डॉक्टर संजीव कुमार ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको लिखा एम के रंजीत सिंह। रतन टाटा अ लाइफ, रतन टाटा जी के ऊपर ये बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी, इसको लिखा थॉमस मैथ्यू ने। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लिखा प्रोफेसर श्रीराम चौलिया ने। आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई थी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये बुक अभी एग्जाम में पूछी गई। और पीरामल नाथवानी ने लिखी थी कॉल ऑफ द गिर, ये बुक भी अभी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये 2024 की 10 महत्वपूर्ण बुकें हमने यहाँ पे और रिवाइज करी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जिसका नाम रखा है अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जिसका नाम है अभय प्रभावना, जो कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में मुंबई पुणे हाईवे पर इंद्रायणी नदी के किनारे स्थापित किया गया है। और इसे बनाया किसने? फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी एंड कल्चरल एंड हिस्ट्री ने। इस म्यूजियम में जैनिज्म की हिस्ट्री और जैनिज्म के 24 तीर्थंकरों के इतिहास को दर्शाया गया है। तो याद रखना ये देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है जिसका नाम अभय प्रभावना रखा है।
अच्छा, इसी तरह से कुछ और म्यूजियम्स जो रहे न्यूज़ में वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो आपको याद है पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के आदिच नल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में और उसका नाम है युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय। आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न है, अभी इसी के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था ये आप बताएंगे। बाकी हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसका नाम है शहीदी पार्क, इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है 18 मई को। और देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे खुला? तिरुवनंतपुरम में। और देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये खुला दिल्ली में, जो हुमायूं का मकबरा परिसर है वहाँ पे। भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपको मिलेगा हरियाणा में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में बना। वैदिक 3D संग्रहालय खुला गया वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये बना वाराणसी में। नितिन गडकरी जी ने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? पुणे में। और अभी सूचना का अधिकार RTI म्यूजियम की आधारशिला रखी गई राजस्थान के ब्यावर में। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे लगभग 25-26 इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स जो करंट अफेयर्स में रहे थे वो सारे हमने रिवाइज करे। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर को। तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र और उनकी माता के द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुगल सेना ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और न अपनाने पर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया था। तो ये जो हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों साहिबजादों के सम्मान में मनाया जाता है। और उन चारों की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। एक तो मात्र 7 वर्ष के थे, एक 9 वर्ष के, एक 14 और एक 18 वर्ष के थे। पर वो इतने हिम्मत वाले थे कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए वो कुर्बान हो गए। ऐसे वीर पुत्र थे वो। अच्छा, ये फतेहगढ़ साहिब ये उसी स्थान का नाम है जहां पर वो शहीद हुए थे। और केंद्र सरकार ने 2022 में ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे आपको याद होगा एक विश्व बाल दिवस भी हम मनाते हैं, वर्ल्ड चाइल्ड डे। ये 20 नवंबर को होता है। भारत में जो चिल्ड्रन डे होता है वो तो 14 नवंबर को होता ही है। चलो दिसंबर के अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस भी। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। और 21 दिसंबर को पहली बार विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। उसके अलावा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। तो ये दिसंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरुणीश चावला को।
तो बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी है अरुणेश चावला, जिनको भी वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे यहाँ पे अजय सेठ का स्थान लेंगे। अभी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव के रूप में वो काम कर रहे थे अरुणेश चावला, जो अब हमारे नए रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे। अच्छा, इनके अलावा 2-4 अपॉइंटमेंट और है, एक साथ मैं आप पे बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। विनीत जोशी अभी उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। नीलम शम्मी राव कपड़ा मंत्रालय में सचिव बनी। संजय सेठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बने। रचना शाह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव बने। और अमित अग्रवाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल विभाग में ये सेक्रेटरी बनाए गए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, और ये इसी साल नए बने थे वित्त मंत्रालय में नए सचिव तुहिन कांत पांडे। और वित्त मंत्री आप जानते हो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण है। और नियुक्तियों से याद आया, 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं वो सारी मैंने आपको रिवाइज करवाने के लिए एक वीडियो अलग से तैयार कर दिया, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आप कह सकते हो 2024 का, जिसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमने नियुक्तियां कवर की है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2024, सारी महत्वपूर्ण है। कल मैंने वीडियो बना करके दे दिया, आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वरना हम आगे और भी टॉपिक लेकर के आएंगे तो एक साथ फिर बर्डन पड़ जाएगा। एक साथ जैसे जैसे वीडियो आते जा रहे हैं उनको खत्म करते जाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और बर्डन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अभी दोनों ने मिलकर लखनऊ में गोमती नदी के गुड़िया घाट पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस स्टैचू की हाइट 11 फुट है और इसके जो मूर्तिकार हैं, जो इस मूर्ति को डिजाइन किया बनाया है, इसके शिल्पकार, उनका नाम अमरपाल सिंह है। अच्छा, वैसे अभी आपको बताएं, अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया था 25 दिसंबर को, तो उसी के उपलक्ष्य में ये उद्घाटन हुआ होगा, आपको बात समझ में आती है। तो एक तो ये यहाँ पे इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, और इसी तरह से अभी उड़ीसा के कटक में भी अटल जी की कांस्य की बनी एक प्रतिमा लगाई गई है, वो 10 फुट ऊंची है। और अटल जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने आपको कल भी बताए थे, जैसे कि इस साल उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 1996 में मात्र 13 दिन के लिए बने थे, फिर 1998 में 13 महीने के लिए रहे थे, और फिर तीसरी बार 1999 से लेके पूरे 2004 तक, यानी कि फुल टर्म के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे। भारत रत्न 2015 में उनको मिला था, और वे भारत के ऐसे पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। और हिमाचल प्रदेश में उनके नाम पे एक सुरंग है, जो पहले रोहतांग टनल थी, उसका नाम अब अटल टनल कर दिया गया, लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो ये सारी बातें तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। अब स्टैचू वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज हैं जो न्यूज में रही थी वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो आपको याद होगा पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले वित्त मंत्री जी, जिनका नाम है R.K. षणमुखम चेट्टी, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया डॉक्टर बिमल पटेल ने। तेलंगाना के हैदराबाद में B.R. अम्बेडकर जी की स्टैचू स्थापित की गई, जिसकी हाइट 125 फुट, वास्तुकार है रामवी सुतार। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये स्टैचू है केम्पेगौड़ा जी की, बेंगलुरु में स्थापित की गई, जिसकी ऊंचाई 108 फुट। भगवान शिव जी की स्टैचू स्थापित की गई थी राजस्थान के नाथ द्वारा में, 112 मीटर ऊंची है, उसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ बिलीव। और स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये B.R. अम्बेडकर जी की स्टैचू है, महाराष्ट्र के लातूर में मिलेगी, 70 फुट ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, 216 फुट ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है सरदार पटेल जी की, गुजरात के केवड़िया में मिलेगी, 182 मीटर ऊंची है। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा नई दिल्ली में स्थापित की गई, 28 फुट ऊंची है, राधा कृष्णन ने इसको बनाया है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में 108 फुट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसका नाम है समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस।
भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई अमेरिका के मैरीलैंड में 19 फीट ऊंची है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया। इसके भी वास्तुकार राम विसुतार है। अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति है, जो राम मंदिर है, वहाँ पे जो मूर्ति है रामलला की, वो 51 इंच ऊंची है। उसको बनाया है अरुण योगीराज ने, और अयोध्या के मंदिर का डिजाइन तैयार किया था चंद्रकांत बी सोमपुरा ने। बाकी अगर पूछे किस देश में हनुमान जी की स्टैचू ऑफ यूनियन, उसको नाम दिया स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनियन, ये बनाई गई या लगाई गई, तो अमेरिका के टेक्सास में 90 फुट ऊंची है। अभी असम में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई, जिसका नाम शौर्य की प्रतिमा है। और अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की, ये तो ऊपर हमने देख लिया, वही पॉइंट है। तो ये सारे स्टैच्यूज ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा भी था कि अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने राजस्थान के जोधपुर में सरदार पटेल जी की स्टैचू का उद्घाटन किया था। 11 फीट ऊंची वो है। तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी का विषय क्या है। तो आंसर होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2025 गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों और विभागों की झांकियों के विषय के रूप में स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास को चुना है। मतलब ये थीम रखी गई है, इसी थीम पे झांकियां होंगी। और आपको पता है गणतंत्र दिवस समारोह ये नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाता है। अगर मैं पूछूं कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या है, राजपथ। ठीक है। और इस बार 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी झांकियां प्रदर्शित करेंगे, और केंद्र सरकार के 11 मंत्रालय और विभाग भी इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करता है, तो याद रखना रक्षा मंत्रालय। और इस बार के जो 76 नंबर का हमारा ये रिपब्लिक डे होगा, कौन यहाँ पे चीफ गेस्ट है, ये याद रखना। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, और ये इसी साल इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट भी बने थे, ये भी याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने। तो अभी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर को, यानी कि सुशासन दिवस के मौके पर, राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया हमारे जो रक्षा सचिव है राजेश सिंह ने। उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, तो मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे कि गणतंत्र दिवस, बीटिंग स्ट्रीट समारोह, स्वतंत्रता दिवस आदि आयोजनों से संबंधित जानकारी यहाँ पे आपको मिल सकेगी, और यहाँ से इन कार्यक्रमों के टिकट भी आप खरीद पाओगे। तो ये राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया ये भी मैंने आपको समझा दिया, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे 2024 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई। तो आंसर होगा दोहा में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 की। अभी 19 से लेकर 25 दिसंबर 2024 तक ये हुआ। कहाँ, दोहा कतर में। तो इसमें युवा चैंपियनशिप में तो 13 से लेकर 17 वर्ष तक के युवाओं ने हिस्सा लिया, और जूनियर चैंपियनशिप में 15 से लेकर 20 वर्ष तक के युवाओं ने। इसमें भारत ने अगर बात करें तो टोटल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 10 ब्रोंज है। और इसमें भी ये 7 गोल्ड युवा चैंपियनशिप में ही हमारे आए हैं। और इसमें 2 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये जो गोल्ड वाली सारी लिस्ट है आपके सामने, आप देख सकते हो, लेकिन जोशना सबर का नाम स्पेशली याद रखना। इन्होंने यहाँ पे 3 गोल्ड जीते हैं, और पायल ने 2 गोल्ड और 3 ब्रोंज जीते हैं। ठीक है, तो इनके नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में अभी किसने शपथ ली है। तो आंसर होगा मैया सेंडू ने। तो अभी मैया सेंडू ने 4 साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय देश मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वे पहली बार 2020 में मोल्दोवा की प्रेसिडेंट बनी थी, और आप कह सकते हो सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में स्वतंत्र हुए मोल्दोवा की वो राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बनी थी। कब, 2020 में, और अब दोबारा से प्रेसिडेंट बन गई हैं। मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ मोल्दोवा। ये रहा मैप में मोल्दोवा। कैपिटल इसकी होती चिशिनाउ, और करेंसी है मोल्दोवन लीव। बाकी ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, अपॉइंटमेंट्स वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा।
बाकी ये जो भी आज हमने पढ़ा है इसका PDF डेली आपको मिलता है, अपनी टेलीग्राम से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्विज भी अपलोड होती है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्विज लगाइए, टेस्ट लगाइए। कहाँ मिलेगी? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था कि अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, तो आंसर होगा बॉल्ड ईगल को। फिर पूछा किसने 2025 को AI ईयर घोषित किया, AICTE। फिर पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी, मध्य प्रदेश। और फिर पूछा उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए नरेंद्र जी, इनका नाम है। सुशासन दिवस मनाया 25 दिसंबर। और इसरो किस रॉकेट से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करेगा, PSLV C60। और अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर होगा, मलेशिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया, कोलकाता एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD CEO बन गए अमिताभ चटर्जी। और आखिरी प्रश्न था किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने योग्य वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में चुना, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। फिर कल पूछा था समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। अच्छा, होता किसके बीच में ये समुद्र लक्ष्मण? भारत और मलेशिया, ठीक है।